नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की खूबसूरत वादियों में डीडी हिमाचल के कार्यक्रम द रिच शो में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज के इस कार्यक्रम का विषय है संविधान दिवस। आप सभी जानते हैं कि किसी भी सभ्य समाज के निर्माण के लिए कुछ नियम कायदों की जरूरत होती है और उन नियम कायदों को जब एक कानूनी दस्तावेज बनाया जाता है तो उसे संविधान का नाम दिया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये एक भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। और अगर हम बात करें इसके इतिहास की तो करीब 200 वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से मुक्ति के बाद हमारे देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने अथक प्रयासों के बाद 3 वर्षों के जद्दोजहद के बाद हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और यही वो दिन है जिसे 2015 के बाद संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर एक लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण करता है। इसकी विशेषता ये है कि ये ना तो ज्यादा लचीला है और ना ही ज्यादा सख्त है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के बावजूद भी इसमें हमें हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है। समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता अधिकार हो, शैक्षणिक का अधिकार हो या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, विभिन्न अधिकारों के माध्यम से ये समस्त नागरिकों को सशक्त बनाता है और नागरिकों के द्वारा भी इसे सशक्त बनाया जाता है। आज संविधान दिवस के लक्ष्य पर हमें इस बात का जरूर आत्ममंथन करना चाहिए कि हम अपने अधिकारों की जब बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही जागरूक होना चाहिए और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए योगदान देना चाहिए। भारत के विकास को आपने बहुत पहले से देखा है। संविधान की अगर हम प्रारूप की बात करें तो आज तक है किस तरह से हमारा संविधान हमारे देश को विकास में सहायक रहा है? देखिए, मेरे निजी विचार में संविधान जो है वो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसका आधार है और जिस देश में संविधान की इज्जत होगी, मान होगा और उसे माना जाएगा, उसकी प्रगति निश्चित है। और अगर हम बात करते हैं मूल अधिकारों और कर्तव्यों की, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कितने जागरूक हैं आज के युवा वर्ग इन अधिकारों के बारे में? देखिए, आपका प्रश्न जो है वो बड़ा विवेचनीय है क्योंकि जहाँ तक निजी अधिकारों का प्रश्न है या मूलभूत अधिकारों का प्रश्न है, मैंने जिस प्रकार की ज़िंदगी बिताई है, मेरा मानना है कि अधिकार से पहले आपके कर्तव्य आते हैं। बिल्कुल। और जिस प्रणाली में कर्तव्यों को पीछे और अधिकारों को आगे रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की प्रगति करना मुश्किल है। तो मेरा ये निजी विचार है कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक तो होना ही चाहिए क्योंकि वही हमें हर प्रकार की आज़ादी प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ हमें ये भी पता रहना चाहिए कि जो आज़ादी है उसमें संविधान के बनाने वालों ने बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अफर्मेटिव एक्शंस। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आप जो भी संविधान के बारे में निर्णय लेंगे या संविधान का पालन करेंगे वो उन्हीं नीतियों के अंतर्गत जो है करेंगे। जी बिल्कुल। आपने कहा कि संविधान में प्रावधान किए गए हैं। अगर हमारे अधिकारों का, नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जाता है, कहाँ पर क्या प्रावधान खास तौर पर संविधान में इसके लिए किए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा संविधान बनाया गया उसमें हमारे मुल्क के लिए 3 अलग अलग तंत्रों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशरी। तो इन तीनों का तालमेल जो है वो संविधान को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए जो है प्रक्रिया निर्धारित करता है। और इसी के साथ ये भी है कि अगर किसी भी नागरिक को ये लगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको चलना चाहिए। जी। आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए खास तौर पर अपने कर्तव्यों के लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा, हम अपने समय में युवा थे और हमसे 5 वर्ष, मेरे जन्म से 5 या 6 वर्ष पहले आज़ादी मिली थी। तो जो युवा का स्वरूप है वो बदल के मेरे तक आएगा। और ये भी सत्य है कि कोई भी युवा इस स्तर तक आते हुए तब पहुंचेगा जब राष्ट्र आज़ाद रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होगी। तो मेरा मानना है कि युवा को हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय जो व्यवस्था है उसके प्रति, और साथ ही साथ जो हमारा सोच का नज़रिया है वो जैसे सरदार भगत सिंह जी ने या अन्य शहीदों ने अपने समय दिखाया, वो जज्बा तो हमें रहना ही चाहिए। जी बिल्कुल। आपका कहना है कि अपने निजी स्वार्थ को बाद में रखकर एक तरह से राष्ट्र हित को सबसे पहले ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि राष्ट्र जो बना है वो, अगर आप इस प्रक्रिया को देखें तो एक इंडिविजुअल से एक परिवार से एक कुटुंब और कुटुंब के बाद
पूरी प्रक्रिया होती है और राष्ट्र बनता है। जिस प्रकार हम निजी रूप में अपने लिए जो है चिंतित होते हैं या अपने अधिकारों के प्रति चिंतित हैं, तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमें राष्ट्र के लेवल तक उसी प्रकार की जो है सावधानी, उसी प्रकार की चेतना और उसी प्रकार की जो है निपुणता और सक्षमता दिखानी चाहिए। संविधान दिवस के मौके पर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के युवा वर्ग को? मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि आजकल के जो हालात हो रहे हैं और अलग अलग चैनलों पर, चाहे वो रेगुलेटेड चैनल हैं या सोशल मीडिया चैनल हैं, बहुत प्रकार के जो समाचार जो है दिखाए जाते हैं, जिसमें से और सोशल मीडिया की जहाँ ताकत है वहाँ कमजोरी ये है कि गलत भी दिखाया जा सकता है। तो मेरा ये सब लोगों से यह और युवा वर्ग से विशेष तौर पर यह एक निवेदन होगा कि आप किसी भी खबर को सिर्फ कान से ना सुने, दिमाग से भी सोचें, समझें और उसके तथ्यों के बारे में जानकारी लेकर तब ही उसको मानें। एक अच्छी तरह से विश्लेषण करके ही उसको अपने जीवन में वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण के लिए नागरिकों का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, अपने अधिकारों के बारे में भी और अपने कर्तव्य के बारे में भी। आज हम रिज पर मौजूद हैं और कुछ नागरिक स्थानीय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मैं राजेश शर्मा, शिमला का स्थानीय निवासी। आप हमें बताएं कि संविधान दिवस पर हम जो है एक तरह से प्रण लेते हैं हर वर्ष की हमने जो है अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक होना है। आज की युवा पीढ़ी और आज के वर्ग हम देखें तो वो कितना जागरूक है इस बारे में? देखिए, जैसे कि अभी हमारा संविधान दिवस है, तो इसमें जो जागरूकता की बात है, अभी आपने जैसे हमारे यहाँ चुनाव भी खत्म हुआ है, तो हमारा 76% जो है मतदान हुआ है। तो हमारे युवा इस बार हमने ये देखा कि काफ़ी जागरूक थे। और जहाँ तक बात है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में सबको मालूम है, और लगा बार बार प्रशासन भी और सरकारें भी ऐसे कई प्रोग्राम चला रही है जिससे कि हमें सभी लोग संविधान के प्रति जितने उनके कर्तव्य है, कोई मौलिक अधिकार है, सबके बारे में जानकारी काफ़ी लोग अब अवेयर है यहाँ पर। बहुत बार देखा गया है कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं, एक तरह से स्वतंत्र रूप से इकट्ठे होने का अधिकार है, एजिटेशन का भी अधिकार है, लेकिन इसका कई बार दुरुपयोग होते हुए देखा गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय दें। आई एम देवेंद्र ठाकुर, मैं ग्राम पंचायत सांगटी से बिलोंग करता हूँ और मैं ग्राम सांगटी का स्थायी निवासी हूँ जी। तो ये जो हम कई बार देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, ये हमारे मूल कर्तव्यों के विरुद्ध है। ऐसा करना क्या सही है, कितना सही है? देखिए, सरकारी संपत्ति को डिस्टर्ब करना या क्षति पहुंचाना ये संविधान नहीं कहता। ये संविधान इसकी ये सरासर अवहेलना है। और इस तरह का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के प्रति आज वैसे सभी हिमाचल प्रदेश की जनता जागरूक है। और वैसे भी लिटरेसी रेट भी केरला के बाद हिमाचल प्रदेश का है। पढ़ी लिखी जनता है, वेल एजुकेटेड जनता हिमाचल प्रदेश की है। और हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अधिकार हमें दिए गए हैं, तो उसके प्रति वैसे हमारे हिमाचल प्रदेश की बात कहूँ तो बहुत लोग जागरूक हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये इस तरह का कोई भी ये प्रोटेस्ट किया जाता है या तो उसको जो क्षति सरकारी संपत्ति को नहीं पहुँचानी चाहिए, लोकतंत्र इसका अधिकार नहीं देता है जी। तो बहुत बार अधिकारों की भी बात आती है, तो कुछ अधिकार इस तरह से हैं जिसका हम दुरुपयोग कर लेते हैं, और उन अधिकारों को हम कई बार जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो शायद हमारे मन में ये बात नहीं होती है कि हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं देश के प्रति। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार जोश में कई बार ऐसे देखने को मिलता है जब कोई ज़्यादा विरुद्ध होते हैं किसी चीज़ के, सरकार के विरुद्ध या किसी चीज़ के विरुद्ध। हमारे युवा आजकल जैसे भी कोई प्रदर्शन करते हैं, सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये सरकारी संपत्तियाँ, इसमें हम लोगों का ही, आम जनता का ही पैसा है, उसी के द्वारा ये सारी संपत्तियाँ बनती है। इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षित हमारे सभी यहाँ पर युवा है, तो उनको ये चीज़ खासकर ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम नुकसान कर रहे हैं उसमें हमारी ही जेब से पैसा लग रहा है। जो सरकार भी जो हमारे डेवलपमेंट के जो काम करती है, उसमें हम लोग का जो टैक्स के माध्यम से जो पैसा जा रहा है, वही पैसा, उसी पैसे से ये सरकारी संपत्तियां बनी हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। हमारा भी युवाओं से यही आग्रह रहेगा कि आप ये समझे कि जैसे हमारा घर है, तो और सरकारी संपत्तियां भी हमारे घर की तरह है। जिससे हम घर को संभाल कर रखते हैं, तो हमें अपनी सरकारी संपत्तियों को भी उसी तरीके से संभाल कर रखना चाहिए। संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं, खासतौर पर समानता का अधिकार है, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है और आज तक उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं, और आज तक के माहौल में अगर हम महिलाओं को देखें तो कितनी वो जागरूक है? बात करते हैं एक टीचर से। अपना परिचय दें मैम। नीलम सिंह, ऑकलैंड हाउस स्कूल जी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो दशा है उसमें कितना परिवर्तन हुआ और कितना सुधार हुआ है? संविधान में क्या क्या प्रावधान इसके लिए किए गए हैं और कितना इस तरह से हम अभी आज तक के समय में अगर हम देखें तो कितना एक सुधार हम देख पाए हैं?
बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ, जब से संविधान लागू हुआ है तब से आज तक में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए अलग से आयोग, महिला आयोग है, रिजर्वेशन की पॉलिसी है महिला के लिए, और लोकसभा और विधानसभा में भी कुछ सीट्स हैं। तो अब धीरे धीरे नंबर जो महिलाओं का योगदान राजनीति में भी बढ़ रहा है, और इस बार की लोकसभा में तो सबसे ज़्यादा महिला सदस्य हैं, पहली बार इतनी महिला सदस्य हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फ़र्क तो है, आ रहा है बदलाव, पर अभी जितना होना चाहिए था 75 साल में उतना नहीं हुआ है। अभी लंबा रास्ता है। तो आपको कहना है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं अधिकारों की और कर्तव्यों की, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। किस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में युवा वर्ग को आप देखते हैं कि क्या वो अधिकारों के प्रति इतना जागरूक है, अपने कर्तव्य के प्रति भी इतना ही जागरूक है? आज की युवा पीढ़ी अधिकारों के लिए तो जागरूक है, कुछ तो उसके लिए भी नहीं है, पर कर्तव्य के लिए तो बहुत कम जागरूकता देखने को मिलती है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब तक ये देश की राजनीति में योगदान नहीं देंगे तब तक इनको अपने कर्तव्य आप एक शिक्षिका हैं और एक शिक्षिका का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहता है एक बच्चे को आगे बढ़ने में, और ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से उनको आगे भावी पीढ़ी वो बनेगी, एक शिक्षक के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगी आप मूल अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में? कर्तव्य, ना ही बच्चों को मूल अधिकारों के बारे में इतना ज़्यादा अवेयरनेस है, ऑल्दो वी टीच देम, हम पढ़ाते हैं उनको बहुत ज़्यादा, और ना ही उनको ये पता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं टूवर्ड्स देयर नेशन। सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ये स्कूल में तो हम बहुत सारा चीज़ें सिखाते हैं, पर थोड़ा घर में भी अगर ये सब चीज़ें, जागरूकता ये सब लाई जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्कूल के साथ साथ आपका कहना है कि पेरेंट्स का भी उतना ही जिम्मेदारी बनती है, उनका भी योगदान रहता है बच्चों को एक भावी पीढ़ी को अच्छा बनाने में, एक अच्छा नागरिक बनाने में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है हमें सशक्त बनाते हैं और एक अच्छा नागरिक बनाने की प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं स्कूली बच्चों से कि वो अपने इन अधिकारों के बारे में कितने जागरूक है। अपना नाम बताएं। ध्रुव छापड़िया, साकेत गुप्ता, अभ्युदय बंसल, प्रणय बंसल। जी, आप लोग कौन से स्कूल से हैं? बिशप कॉटन स्कूल, शिमला। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं आप कि कितना ज़रूरी है वो राइट्स हमारे लिए, और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है? जी, राइट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। अगर हमें ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में लिव कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो हमें इन राइट्स की ज़रूरत है कि हम एक पीसफुल जीवन यहाँ पे निकाल सकें। जी, अगर हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं, बहुत सी ड्यूटीज़ भी हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? हमारे लिए ड्यूटीज़ इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि हम लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोवाइड करती है, तो हमें राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़, हमें हमारा खुद का फ़र्ज़ बनता है कि हम उन ड्यूटीज़ को फॉलो करें, ताकि हर एक नागरिक की डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके साथ में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंजेज आते रहते हैं, और वो चेंजेस हमेशा हमारे अच्छाई के लिए होते हैं। क्या कहते हैं आने वाले टाइम में और भी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है? यस सर, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस फ्यूचर टाइम में चेंज होंगी, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की, आप स्टूडेंट्स के तौर पे क्या करना चाहेंगे? सर, हमें ट्रीज़ वगैरह और ग्रो करने चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम होए। और अगर हम बात करते हैं स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? सर, ज़रूरी तो बहुत है, एंड उसका प्रॉपरली उसको हमारे को फॉलो करना, उनकी जो गाइडलाइंस हमारे लिए बनाती है सरकार, सिर्फ सरकार नहीं, एक दूसरे को एज हम ह्यूमंस एक दूसरे को जो हेल्प करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी में सरकार हमारी हेल्प करती है, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सरकार अपने तौर पे बहुत सारे कानून लाती है, बहुत सी चीज़ों को अपडेट करती रहती है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सारे के सारे काम सरकार ही करे? कुछ हमारी भी ड्यूटीज़ हो सकती है? जी हाँ, कुछ हमारी ड्यूटीज़ हो सकती है। ड्यूटीज़ हमारी ये हो सकती है कि गवर्नमेंट जो चीज़ हमें बोले करने के लिए, वो हम उसे अच्छी से एग्जीक्यूट करें। गवर्नमेंट सिर्फ बता सकती है क्या करना है, एग्जीक्यूट करना हमारा काम है। और अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में, क्या कुछ आप चाहते हैं चेंजेस जो आने वाले समय में बच्चों के लिए और युवाओं के लिए ख़ास तौर पर बेहतरी के लिए? आने वाले दौर में देखिए टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग होगा, तो उसके रिगार्डिंग समय को देखते हुए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग राइट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो टेक्नोलॉजी के राइट्स हैं इंडिया में, वो
कुछ मतलब बाकी देशों से कंपैरिजन में बहुत वीक है, तो उनको चेंज करना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम सब कुछ टेक्नोलॉजी पे है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सी चीज़ें हमें आगे ले सकती हैं और आगे हम तब जा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ ही चेंजेस होते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छी बात कही और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अवेयर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में है और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में ही है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की खासतौर पर क्या भूमिका हो सकती है एक सुदृढ़ समाज के निर्माण में, बताइए। जैसे कि आज के समय हम देखते हैं कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वयं को सशक्त बनाने की। यूँ तो समय अनुसार अपने आप को बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जब तक हम स्वयं के ऊपर ध्यान अपना नहीं खिंचवाएंगे तब तक हमारा समाज जो आगे नहीं बढ़ सकता, महिलाओं की उन्नति नहीं हो सकती है। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने मौलिक अधिकारों को भी अच्छी तरह से जानना होगा, पहचानना होगा और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में हम जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक हम किसी और को प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। जी, संविधान में महिलाओं के लिए समान अधिकार दिए गए हैं और समानता का एक तरह से कह सकते हैं कि 50% जो है पूरे इंडिया में जो है एक तरह से उनको माना जाता है कि पॉपुलेशन है। तो आने वाले समय में और इस वक्त उनमें जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जैसे कि हम यही समझते हैं कि अगर जागरूकता महिलाओं के अंदर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को इतना मजबूत, अपने अधिकारों को जितना हम उसको समझेंगे, उसको अपना एक प्रैक्टिकल स्वरूप देंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए कि जैसे समाज में आज हम देख रहे नशा बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। पहले तो हमें अपने घर से ही ये देखना, अपने घर से ही ये शुरुआत करनी है कि हमारे अपने परिवार में कोई ऐसा सदस्य या कोई भी किसी भी प्रकार के विकारों से पीड़ित तो नहीं है। जब हम घर से एक अच्छी शुरुआत करेंगे तो समाज में स्वतः ही उन्नति हो जाएगी। जी, हमारे संविधान ने नारी को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे अधिकार दिए हैं और क्या नारी आज के समय में उन अधिकारों को उपयोग कर पाई है? मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक सब अपने अधिकारों को यूज़ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और उसमें जो है मजबूती लाने की ज़रूरत है। जी, आपके अनुसार क्या कुछ किया जा सकता है कुछ जगह पर, अभी फ़िलहाल हर जगह हम नहीं कहेंगे, जहाँ पर महिलाओं की दशा सही नहीं है, उनको सुधारने के लिए? उसके लिए आप ये कर सकते हैं, कुछ उनके अंदर एक नई जागरूकता लाने के लिए आप उनको कुछ ऐसे पॉजिटिव विचार दे सकते हैं, कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं जिसके आधार से वो स्वयं में परिवर्तन लाए और समाज में कुछ जो नियम बनाए गए हैं नारी के लिए उसके प्रति भी उनको जागरूक करना है, उनको उनके अधिकारों की गहराई से पहचान करवानी है ताकि वो अपने हर नियमों को पूरी तरह से पालन भी कर सके और दूसरों को प्रेरणा भी दे सके। शिक्षा की क्या भूमिका रह सकती है ओवरऑल जागरूकता के लिए? देखिए, शिक्षा तो आज हमारे जीवन में शिक्षा का तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो इंसान अधूरा है अपने जीवन में और शिक्षा ही है जो इंसान को सशक्त बना सकती है। तो इसलिए शिक्षा के ऊपर तो हमें ऐसे ऐसे अभियान निकालने चाहिए ताकि जो लोग इससे पिछड़े हुए हैं वो भी जागरूक हो जाए। जी, संविधान द्वारा दी गई प्रदत्त शक्तियाँ जो है वो नागरिकों को सशक्त बनाती हैं और नागरिक भी संविधान को उतना ही सशक्त बनाते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं जो संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं, जानते हैं एक युवा से। अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन है जी। मैं एक छात्र भी हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ और एक शिक्षक भी हूँ जी। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना जाने वाला देश है और इसकी खूबी यदि हम देखें, जैसे हम प्रजातंत्र में जो अधिकार की हम बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर पूरी दुनिया में, उन्होंने पूरी दुनिया का जो संविधान पढ़ने के बाद एक भारत में हर देश की जो खूबियाँ थी उसको जोड़ते हुए इंडिया में जो भारत के जो स्वतंत्रता की हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं वो हमने, जैसे यूएसए से हम देखते हैं दुनिया में जुडिशरी सुप्रीमेसी कंट्री यूएसए है, तो डिफरेंट, लेकिन हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जुडिशरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, दोनों का सम्मिश्रण भारत के संविधान में है। स्वतंत्रता का अधिकार,
समानता का अधिकार, जिसको हम समता का अधिकार बोलते हैं, मतलब सबको बराबरी का अधिकार जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ यदि हम स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता के नाम से मतलब बात करें तो उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ये भी हमारे संविधान में, हालांकि वो जुडिशियल नहीं है, जैसे हमारे अधिकार हम जो है मतलब जस्टिफिएबल है, वो मतलब न्याय की उसमें हम जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हम अपना दे सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो एक सिटीजन को एक अवेयर नागरिक कहलाने के इरादे से जो है दिखाने का वो है, वो उसको हम जुडिशियल उस तरह से काउंटेबल नहीं मानते हैं। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो क्या कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं? हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किसी भी तरह का हमारे साथ कोई अन्याय होता है, हमारी समानता का हनन होता है, या किसी भी तरह की कोई भी जो संविधान में हमारे 6 जो मूल जो अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, मूलतः जो 6 अधिकार हमारे हैं, यदि उसमें किसी भी तरह का हमारे साथ अन्याय होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जा सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी। अगर हम कर्तव्यों की बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, अपने कर्तव्यों के प्रति आज का युवा वर्ग कितना जागरूक है और कितना जागरूक उसे होने की जरूरत है? हालांकि इसमें थोड़ा विडंबना है, जैसे जैसे सोसाइटी अवेयर होती है, अवेयरनेस के साथ हालांकि कर्तव्यों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से बोले हम या सौभाग्य से बोले, उसी हिसाब से युवा पीढ़ी उतनी अवेयर नहीं हो पाई है। लेकिन हम मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। 75 साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद हम उस तरह से जैसे हालांकि अवेयरनेस आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी एजुकेशन को प्रमोट करने का एजेंडा चल रहा है, उस हिसाब से हम अवेयर नहीं हो पाए हैं। जैसे हम जो है सरकारी संपत्तियों का नुकसान कई बार करते हैं, हालांकि सरकारी संपत्ति मतलब हमारी पब्लिक की संपत्ति है ना, उसको हम उस तरह से जैसे हम विरोध कई चीज़ों का करते हैं, विरोध के साथ हम जो है अपने जो मूल कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं। स्वच्छता, पर्यावरण जो क्लॉज है, आज ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, तो ग्लोबल वार्मिंग के दौर में हिमाचल तो एक स्वच्छ प्रदेश माना जाता है, उस हिसाब से पहाड़ी स्टेट है। लेकिन आने वाले टाइम में आप शिमला में देखेंगे एनवायरनमेंट जिस तरह से डिग्रेड हो रहा है, तो हमें जो है पैदल चलने का जो पाथ है, साइकिलिंग की तरफ जाने का जो मूड है, युवा पीढ़ी को उस तरह से हम थोड़ा लथार्जिक हो रहे हैं ज़्यादा। ये भी एक फंडामेंटल मतलब सिटीजन की एक फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और संविधान में भले ही इन बातों को डायरेक्टली ना कहा गया हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस बात की ओर इंगित किया जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो है 51A जो इस तरह से है हमारे संविधान में है, ड्यूटी के रूप में है। लेकिन क्या हम अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिटीजन को फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अवेयरनेस, हालांकि हर उसमें है, ये मेंशन है, हर किताब में आपको मिलेगा, NCERT से लेकर हर उसमें टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा ये, लेकिन जब हम व्यवहारिकता में इसको देखते हैं उस तरह से हम नहीं है। आज आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का यदि हम एग्जाम्पल दें तो एक परिवार में 4 गाड़ियां हैं। पर्यावरण यदि है तब ही सारा सिस्टम है। पर्यावरण ही यदि नहीं बचेगा आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसा हम आज एनवायरनमेंट देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम ऐसा पर्यावरण बचा पाएंगे? ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है सिटीजन का, और खास तौर पे युवाओं को इसमें प्रहरी बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात पवन जी आपने कही है कि अपने आप को जागरूक रखना पर्यावरण के प्रति, और जो कर्तव्य हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं उन सभी के प्रति जागरूक होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद DD हिमाचल से बात करने की। हमारा संविधान जहां एक ओर हमें न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता देता है और बहुत से मूल अधिकारों की शक्तियां देता है, साथ ही साथ दूसरी ओर राष्ट्र के निर्माण हेतु मूल कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन प्रणाली को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए इसकी शक्तियां भी देता है, और साथ ही साथ नागरिकों द्वारा अनाचार व्यवहार करने पर उन्हें दंड का प्रावधान भी करता है। हमारा संविधान आज के समय में भी, आधुनिक समय में भी जटिल से जटिल समस्या का भी समाधान का पर्याय बन गया है। आज के समय में अगर हम संविधान की बात करें तो ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है, एक प्रेरणादायक दस्तावेज है। मूल अधिकारों के साथ साथ हम अपने मूल कर्तव्यों के लिए कितने जागरूक हैं, संविधान दिवस के इस मौके पर हमें इस बारे में जरूर आत्ममंथन करना चाहिए।